नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रबोध गौड़ एक बार फिर आपके सामने आया हूँ कुछ नया लेकर। कल हमने बात करी थी रिसर्च के कुछ क्वेश्चंस की जो कि एनटीए यूजीसी नेट में पूछे जाते हैं। इनफैक्ट जो पीएसयूज की तैयारी कर रहे हैं उसमें पूछे जाते हैं। और जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं मैनेजमेंट एंड कॉमर्स से, उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे रिसर्च एप्टीट्यूड के। आज हम बात करेंगे रिसर्च के नवरत्न कॉन्सेप्ट को समझने की। किसी भी रिसर्च एप्टीट्यूड को समझने के लिए या रिसर्च मेथोडोलॉजी को या स्टैटिस्टिकल टूल को अप्लाई करने से पहले उसके जो 9 पॉइंट्स हैं, जो पिलर्स हैं, उसको समझ लेना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम बात करेंगे नवरत्न कॉन्सेप्ट को समझने की, जो कि रिसर्च के लिए। उससे पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने अभी तक माई ई क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि समय से नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं माई क्लासेस को फेसबुक पर, माई क्लासेस को टेलीग्राम पर। चलिए आज का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं, नवरत्न कॉन्सेप्ट। इससे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि रिसर्च क्या चीज है। अगर ये 9 कॉन्सेप्ट को, रिसर्च को आप सिंपल तरीके से समझ गए तो मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जाम में आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ और पूरी नॉलेज के साथ आप उनको अटेम्प्ट करेंगे। चलिए रिसर्च की बात करते हैं। सबसे पहले रिसर्च में यह कहा गया है यहाँ पर, अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडिंग रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न। हमेशा ध्यान रखिए, रिसर्च जो होती है किसी भी एक पर्टिकुलर कंसर्न के रिगार्डिंग होती है, किसी भी एक प्रॉब्लम के रिगार्डिंग होती है। उस कंसर्न और प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा को हम क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं और उसको साइंटिफिकली उसको चेक करा जाता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अ केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ स्टडी रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर कंसर्न। ये पर्टिकुलर कंसर्न और प्रॉब्लम आपकी सोशल साइंसेज से भी हो सकती है, साइंस से भी हो सकती है। लेट्स से एक एग्जांपल लेके आपको इसको समझाता हूँ। सपोज करिए कि ये हम देखना चाहते हैं कि मैक्सिमम सिगरेट पीने से लोगों के गुर्दे खराब हो रहे हैं या लोगों के लंग्स खराब हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि लंग्स की खराबी या किडनी की खराबी। तो अब इसको हमने कोरिलेट करके हम देखेंगे क्या ये सिगरेट से ही खराब हो रहे हैं या किसी और दूसरी चीज से गुर्दों पर और फेफड़ों पर असर पड़ रहा है। तो ये जो चीज निकल के आई, इस चीज के लिए हम जब आगे बढ़ेंगे इस अपनी थॉट को लेकर, इस थ्योरी को लेकर, तो ये कहलाएगी रिसर्च। रिसर्च को आगे आप क्या करिएगा, जो डेटा इकट्ठा होता है उस डेटा को इकट्ठा करने के बाद हम उसका एरर रेक्टिफिकेशन करते हैं, उसको शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने के बाद उसको इंटरप्रीट करते हैं और उसको फाइनल फाइंडिंग्स हमारी आ जाती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और यहां समझने की है कि रिसर्च में हमेशा सिस्टमैटिक इंक्वायरी होनी चाहिए। रिसर्च एक सिस्टमैटिक इंक्वायरी होती है जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है। ये 4 मेन फीचर्स हैं रिसर्च के। आप ध्यान रखिएगा कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक इंक्वायरी जिसमें डिस्क्राइब किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है, प्रेडिक्ट किया जाता है एंड कंट्रोल किया जाता है। ठीक। और रिसर्च इन्वॉल्व्स इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड्स। 2 मेथड्स होते हैं इसके, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। तो उम्मीद करता हूं आपको रिसर्च की डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ गई होगी। रिसर्च के फीचर्स आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ चुके होंगे कि रिसर्च में डिस्क्राइब किया जाता है, रिसर्च में एक्सप्लेन किया जाता है, रिसर्च में प्रेडिक्ट किया जाता है और रिसर्च में कंट्रोल किया जाता है। और रिसर्च एक प्रॉब्लम से कंसर्न होती है, रिसर्च एक पर्टिकुलर टॉपिक से, पर्टिकुलर इशू से कंसर्न होती है। चलिए अब हम एक एक करके इसके 9 रत्न पढ़ेंगे कि जिस पर हमारी पूरी रिसर्च और रिसर्च का रिजल्ट डिपेंड करता है। क्या नवरत्न है ये? सबसे पहला रत्न है हमारा, सबसे फर्स्ट रत्न है हमारा वेरिएबल्स। हमेशा ध्यान रखिए कि वेरिएबल्स का बहुत जिक्र किया जाता है किसी भी रिसर्च में। मैक्सिमम क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि वेरिएबल वेरिएबल वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल एक कैरेक्टरिस्टिक्स है और अ फीचर है दैट वेरीज और चेंज विद इन स्टडी। जो वेरिएबल का मतलब है कि ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे फीचर्स हैं जो आपकी रिसर्च में समय समय पर, ठीक है, और कई जगह वेरी करेंगे। ठीक। तो वेरी करते हैं, कई बार वेरी नहीं करते हैं, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है, इसलिए इसको वेरिएबल कहा जाता है। अब यहां समझने की चीज है कि वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं। मोस्टली वेरिएबल हम 4 स्टडी करेंगे कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल।
ठीक। जब वेरिएबल कंट्रोल में होते हैं तो ये कंट्रोलेबल वेरिएबल कहलाते हैं, और जब हमारे कंट्रोल में नहीं होते रिसर्च में तो अनकंट्रोलेबल वेरिएबल कहलाते हैं। यानी कि स्टडी में कंट्रोलेबल वेरिएबल और अनकंट्रोलेबल वेरिएबल को भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है। अब हमेशा ध्यान रखिए कि कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, यानी कि खुद ही रिसर्च को इफेक्ट कर सकते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो किसी दूसरी चीज से लिंक होकर रिसर्च को इफेक्ट करते हैं, तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, और जो खुद इफेक्ट करने में सक्षम होते हैं तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं। कंफाउंडिंग वेरिएबल, यहां हिंट के तौर पे मैंने लिख दिया कि कुछ वेरिएबल्स इस तरीके से होते हैं जो रिजल्ट्स कंफ्यूज रिजल्ट्स देते हैं, ठीक है, एनालिसिस को कंफ्यूज करते हैं, तो इस तरीके के वेरिएबल्स कंफाउंडिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। इंटरवीनिंग वेरिएबल, हमेशा इंटरवीनिंग वर्ड पर मत जाइएगा, क्योंकि इंटरवीनिंग वर्ड पढ़कर आप अगर अटेम्प्ट करेंगे तो हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। आपको हमेशा इंटरवीनिंग वेरिएबल्स का मतलब होता है दीज आर प्राइम वेरिएबल, ये बहुत ये इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये किसी भी रिसर्च को इतनी क्षमता रखते हैं कि उसमें इंटरवीन करके उस रिजल्ट्स के फाइंडिंग्स को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इनको इंटरवीनिंग वेरिएबल कहा जाता है। तो एक बार फिर आपको फटाफट रिवाइज करा दूं, वेरिएबल का मतलब ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐसे फीचर्स जो रिसर्च में वैरी करते हो और जिसकी वजह से रिजल्ट्स वैरी करते हो, ठीक है। ये 4 तरीके के होते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कंफाउंडिंग वेरिएबल और इंटरवीनिंग वेरिएबल। चलिए ये दूसरा नवरत्न की तरफ बढ़ते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहला चीज। दूसरे नवरत्न की अगर मैं बात करूं तो दूसरा नवरत्न है रिसर्च का डिजाइन। वेरिएबल पता करने के बाद हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च के डिजाइन को तय करना पड़ता है। ये अगर रिसर्च का डिजाइन आपका पूरी तरीके से सही है तो समझ लीजिए कि रिसर्च की फाइंडिंग्स, रिसर्च के कंक्लूजन आपके अच्छे निकलेंगे। हमेशा ध्यान रखिए कि रिसर्च डिजाइन क्या होता है, कि सेट होता है एक। रिसर्च डिजाइन इज अ सेट ऑफ मेथड्स, ये मेथड्स का सेट होता है या प्रोसीजर्स होता है जो डेटा कलेक्शन और एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। मैंने कहा कि ये सेट और मेथड है, ये प्रोसीजर्स हैं जो कि डेटा कलेक्शन और एनालाइज करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमारा दूसरा नवरत्न था रिसर्च का। अब तीसरे नवरत्न की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। तीसरा नवरत्न है हमारा सैंपल। अगर सपोज करिए कि सैंपल स्टडी आपने सही से नहीं करी है, ठीक है, तो आपकी रिसर्च के कभी भी रिजल्ट सही नहीं आएंगे। अब रिसर्च सैंपल क्या होता है, सैंपल क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है ये, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और कोई भी आइटम हो सकता है, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है, ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं और आइटम्स हो सकते हैं। सैंपल हमेशा 2 तरीके से होते हैं, लार्जर सैंपल हो सकता है और स्मॉलर सैंपल हो सकता है। होमोजेनस सैंपल हो सकता है, हेट्रोजेनस सैंपल हो सकता है, ठीक। होमोजेनस सैंपल का मतलब कि एक ऐसी पॉपुलेशन, जब हम सैंपल का मतलब होता है पर हेड, सैंपल का मतलब होता है पर हेड, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। पर हेड का मतलब क्या हो गया कि हमारा, अगर सपोज करिए मैंने 200 लोगों पर सर्वे करा, ठीक, और 200 लोगों में हमारा जो टोटल सैंपल साइज कहलाएगा वो 200 हमने लिया। अगर 200 लोगों पे सर्वे किया, सपोज करिए कि मैंने टोटल पॉपुलेशन ही 200 ली, लेकिन इसमें से मेरे कम से कम 50 लोग रिजेक्शन में चले गए। मैंने कहा टोटल हमने 200 लोग लिए, 50 रिजेक्शन में चले गए, तो एन की वैल्यू 150 रह जाएगी, यानी कि जो एक्टिव सैंपल है मेरा वो 150 रह जाएगा। क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं हेट्रोजीनस और होमोजीनस। होमोजेनिटी क्या होती है, पॉपुलेशन आप समझ गए होंगे कि जहां से हम पूरा सैंपल अपना कलेक्ट करते हैं उसको पॉपुलेशन कहते हैं, और इस पॉपुलेशन के अंदर बहुत सारे स्ट्रेटा, बहुत सारे कोटा, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। यानी कि जब हम सैंपल को उसके सब कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि सपोज करिए कि मैंने मेल फीमेल कैटेगरी एक निकाली, मैंने एजुकेटेड अनएजुकेटेड कैटेगरी निकाली, मैंने निकाला कि कितने लोग पढ़े हैं, कितने लोग अनपढ़ हैं, कितने लोग रूरल बैकग्राउंड से हैं, कितने लोग अर्बन बैकग्राउंड से हैं, ठीक, कितने लोगों की आय 20,000 से ज्यादा है, कितने लोगों की आय 20,000 से कम है। तो ये जो फर्दर डिवीजन कर रहे हैं हम पॉपुलेशन का, तो ये कहलाएगा सब पॉपुलेशन। हमारी सब पॉपुलेशन को हम स्ट्रेटा के भी बोल सकते हैं, कोटा भी बोल सकते हैं, क्लस्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। हालांकि इसको अगली वीडियोस में मैं आप अपने समझाऊंगा कि पॉपुलेशन को किस तरीके से मेजर करते हैं और किस तरीके से सैंपलिंग की जाती है।
उम्मीद करता हूं इतना क्लियर होगा कि हमारा तीसरा नवरत्न क्या होता है, सैंपल, और सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब मैं बात कर रहा था कि हेट्रोजीनस और होमोजीनस। हेट्रोजीनस का मतलब सपोज करिए सब सारी पॉपुलेशन एक दूसरे से मैच कर रही है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मैच कर रहे हैं, तो हमारी होमोजेनिटी होगी पॉपुलेशन में। सपोज करिए कि पॉपुलेशन में मिसमैचिंग हो रही है कहीं ना कहीं, तो ये हेट्रोजेनिटी होगी। क्लियर है? अब हम चौथे नवरत्न की तरफ आगे बढ़ेंगे। चौथा नवरत्न हमारा है सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी। सैंपल कलेक्ट करना इतना टफ नहीं है, लेकिन सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी थोड़ी सी टफ है। इसलिए टफ है कि अगर इसको स्ट्रेटेजी को आपने सही से नहीं करा तो आपका सैंपल भी बेकार हो जाएगा। यानी कि सैंपल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी चौथी, वो है सैम्पलिंग। इस सैम्पलिंग को हम 5 तरीके से पढ़ते हैं। ठीक, पहला क्या है, रैंडम सैम्पलिंग, नॉन रैंडम या सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, कन्वीनियंट सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, स्ट्रेटिफाइड। उससे पहले मैं बता दूं कि एक संभाविता, संभाविता यानी कि प्रोबेबिलिटी पर बात कर ली जाए कि सैम्पलिंग में प्रोबेबल नॉन प्रोबेबल को भी पढ़ना जरूरी है। कि प्रोबेबिलिटी मतलब सपोज करिए मैंने सिक्का उछाला, तो सिक्का उछाला तो उसका हमने जवाब मांगा कि भाई सिक्के का हेड आएगा या टेल आएगा, तो दो ही जवाब देगी पॉपुलेशन के, आधे लोग कहेंगे हेड आएगा और आधे लोग कहेंगे टेल आएगा। तो ये जो चीज कहलाती है सैम्पलिंग के समय, ये कहलाती है प्रोबेबिलिटी। ठीक, अब हम सैंपल को जो पिक करते हैं वो 4-5 तरीकों से पिक करते हैं। मेन मेन पहला क्या होता है कि हमने रैंडम सैम्पलिंग कर दी, दूसरा हमने क्या करा, नॉन रैंडम सैम्पलिंग करी, तीसरा हमने कन्वीनियंस सैम्पलिंग करी, चौथा क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करी। क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग आप पॉपुलेशन के हिसाब से समझ गए होंगे। यहाँ पर ध्यान देना जरूरी है, अक्सर क्वेश्चनर्स में, क्वेश्चंस में ये पूछा जाता है, लिखा होता है, रिसर्च में, आपके इंटरव्यू में, आपके सवाल जवाब में ये लोग मैक्सिमम जवाब देते हैं कि मैंने रैंडम सैम्पलिंग करी, मैंने कन्वीनियंस सैम्पलिंग करी, मैंने नॉन रैंडम सैम्पलिंग करी। चलिए इसी पर बात करते हैं। सपोज करिए कि एक दावत में आप बैठे हुए हैं, वहां पे लाइन से पंगत बैठी हुई है। ध्यान से सुनिएगा एग्जाम्पल, लाइन से पंगत बैठी हुई है, उस पंगत में आप पूरी सब्जी, चावल, रायता परोसने वाले अगर 2 आदमियों को छोड़कर या 3 आदमियों को छोड़कर या अपनी मर्जी से किसी को भी दे रहे हैं, ठीक है, सब्जी पूरी रायता, तो ये रैंडमली हम पिक कर रहे हैं। यानी कि सैंपल्स वहां पर बैठे हुए हैं, उन सैंपल्स को हम रैंडमली पिक कर रहे हैं। पीछे से बंदा दूसरी पंगत में देखते हैं तो उस पंगत में पूरी लाइन से सारी चीजें परोसी जा रही हैं, यानी कि नॉन रैंडम है। इनके भी बेसिस होते हैं, इनके भी बेसिस होते हैं कि रैंडम सैम्पलिंग किस बेस पर करी गई, अपने नॉन रैंडम सैम्पलिंग किस बेस पर करी गई। अब सपोज करिए कि किसी बंदे के पास चावल खत्म हो गए, और वो जो बंदा है सबसे पहला बंदा है जहां पर हलवाई बड़ा भगोना लेके चावल का, या वहां जहां से सर्व किया जा रहा है। अब जो बांटने वाला बंदा है वो कम से कम उससे 200 मीटर की दूरी पर है, सब्जी परोस रहा है या चावल परोस रहा है। तो वो क्या करेगा, जिसको चावल की जरूरत है वो उस जो सबसे नियर बंदा होगा उस बंदे के पास अपनी सुविधा के अनुसार उससे चावल ले लेगा। तो ये क्या हुआ, उसने अपनी सुविधा के अनुसार उससे चावल ले लिए, या पड़ोस वाले से उससे चावल ले लिए, या उसको दे दिए। तो हम जब सैंपल कलेक्ट करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार तो कहलाता है कन्वीनियंस सैंपलिंग। जब हम रैंडमली चूज करते हैं तो वह रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। जब हम नॉन रैंडम करते हैं, यानी कि कोई रैंडमली नहीं करना है, हमें पिक करते चले जाना जो हमने रूल्स बनाए उसके हिसाब से, तो ये सिस्टमैटिक सैंपलिंग या नॉन रैंडम सैंपलिंग कहलाती है। जब हम किसी पॉपुलेशन को कैटेगरीज के हिसाब से डिवाइड करते हैं तो वो क्लस्टर और स्ट्रेटिफाइड सैंपलिंग कहलाती है। उम्मीद करता हूं आपको ये चीज समझ आ गई होगी। अब हम इसके 5th नवरत्न की तरफ, जो 5वीं इंपॉर्टेंट चीज है रिसर्च की, उसकी तरफ बात करते हैं। जो 5th पॉइंट है हमारा वो है डेटा कलेक्शन। देखिए, सैंपलिंग कर ली, सैंपलिंग स्ट्रेटेजी कर ली, और आपने अब क्या करना है, उसके हिसाब से डेटा को कलेक्ट करना है। अब डेटा कलेक्ट करने के 2 तरीके होते हैं रिसर्च में, या तो आप सेकेंडरी डेटा यूज करें, यानी कि ऑलरेडी जो पब्लिश डेटा है, जो कि मैगजीन्स में है, जो कि बुक्स में है, जो कि वेबसाइट्स पर है, ठीक है, जो कि लाइब्रेरी से आपने लिया, तो ये जो डेटा कहलाता है, जो पुराना और ओल्ड डेटा होता है, वो पब्लिश डेटा, वो कहलाता है सेकेंडरी डेटा। इसके बाद आपने क्या करा कि नहीं, आपने क्वेश्चनर के थ्रू या शेड्यूलर के थ्रू आपने काम किया, इंटरव्यू के थ्रू काम किया, और एकदम फ्रेश डेटा अपने टॉपिक पर इकट्ठा करा। दिस इज कॉल्ड प्राइमरी डेटा। यानी कि एक बार फिर आपको बता दूं कि जो पब्लिश डेटा होता है वो सेकेंडरी डेटा होता है, और जो आप कलेक्ट करते हो, ठीक है, इधर थ्रू क्वेश्चनर और थ्रू शेड्यूलर और थ्रू इंटरव्यू, तो ये कहलाता है प्राइमरी डेटा। अब क्वेश्चनर के थ्रू अगर आप बात करते हो कि क्वेश्चनर का क्या मतलब हुआ, क्वेश्चनर हम 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं क्वेश्चनर को, या तो स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है या अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर है। ओपन क्वेश्चंस उसमें पूछे गए हैं या क्लोज्ड एंडेड है।
तो स्ट्रक्चर्ड का मतलब, सपोज करिए कि मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपके घर में कितने भाई बहन हैं, आप कहाँ रहते हैं, तो ये तो एक स्ट्रक्चर्ड वे में हो गया, पूछा गया। अब अनस्ट्रक्चर्ड वे में, जैसे मैंने आपसे पूछा कि आपके पापा का नाम क्या है, फिर अच्छा ठीक है तुम वहां कल गए थे क्या, ठीक, उसके बाद अच्छा तुम अपना नाम बताना। अब क्या हुआ कि पहले अपना नाम आना चाहिए था, फिर फादर का नाम आना चाहिए, फिर पूछना चाहिए था क्वेश्चन। तो इसी तरीके से अगर हम क्वेश्चंस में जंबलिंग कर देते हैं, उसको कैटेगराइज नहीं करते हैं, उसको कैटेगोरियल नहीं देते हैं, तो वो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर कहलाता है। यानी कि कैटेगरीज के हिसाब से लगाते हैं तो स्ट्रक्चर्ड कहलाता है, और कैटेगरीज के हिसाब से नहीं लगाते हैं तो अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर कहलाता है। अब बात करते हैं ओपन और क्लोज्ड एंडेड की। ओपन एंडेड का मतलब होता है कि आपने उसको अपनी बात कहने का मौका दिया, अपनी बात कहने का मौका दिया, वो अपनी बात 2 शब्द में भी कह सकता है, वो अपनी बात 200 शब्द में भी कह सकता है, तो ये कहलाया ओपन। अब क्लोज का मतलब आपने क्या करा कि आप जवाब देना या तो यस में या नो में, या ट्रू में या फॉल्स में, या 1 2 3 4 इनमें से ही आपको पिक करके जवाब देना है, यानी कि उसके ऑप्शंस को आपने बाउंड कर दिया, जब कि इसमें से ही आपको पिक करना है। दिस इज कॉल्ड क्लोज एंडेड। ये क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर कहलाता है। जनरली हम जो यूज करते हैं वो क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर ही यूज करते हैं। और फुल्ली स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनर होता है जिसको कई सारे अपेंडिक्स में डिवाइड किया होता है। अपेंडिक्स का मतलब होता है कि उसके एक हमने पैरामीटर तय कर दिए होते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ दिए जाएंगे जो कि एक साथ आएंगे, उसके बाद फिर इसको इस चीज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो ये स्ट्रक्चर्ड कहलाता है। उम्मीद करता हूं डेटा कलेक्शन और क्वेश्चनर आपको समझ आ गया होगा। ये हमारा 5वां नवरत्न था। अब हम 6ठे नवरत्न की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज कॉल्ड एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि डेटा एनालिसिस। डेटा कलेक्ट करना बहुत ज्यादा टफ काम नहीं है, लेकिन डेटा को, कलेक्टेड डेटा को एनालाइज करना थोड़ा सा टफ काम है। डेटा एनालिसिस क्या होता है कि डेटा एनालिसिस इज अ प्रोसेस यूज्ड टू रिसर्चर बाय रिड्यूसिंग डेटा टू अ स्टोरी एंड इंटरप्रेटिंग इट टू ड्राइव इनसाइट। कि हमने क्या करा, उस डेटा को एनालाइज करने के लिए हमने जितनी भी एरर्स थी उसके निकाल दी। एरर्स निकालने के बाद जितने भी हमारे पॉजिटिव सैंपल थे, ठीक है, जो उनको अलग कर लिया। जो हमारे नॉन रिस्पोंडेंट थे जिन्होंने जवाब नहीं दिया, हाफली फिल्ड था, बहुत सारी चीजें थी, उनको अलग कर दिया। फिर इन सारे डेटा को कलेक्ट करके हमने स्टैटिस्टिकल टूल की मदद से, हमने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन टूल्स हैं जिन पर हम इस डेटा को लगाकर इसको और वैलिडेट करते हैं, इसको और देखते हैं कि कितना परसेंट ये डेटा सही है, कितना गलत है, और क्या रिजल्ट्स ये दे रहा है। तो ये सारी चीजें जानने के लिए जो हम करते हैं वो करते हैं डेटा एनालिसिस। ये हमारा 6ठा इंपॉर्टेंट टूल है, जो हम 6ठे नवरत्न इसको कहेंगे। इसके बाद अगर 7वें नवरत्न की बात करूं तो इंपॉर्टेंट होता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। हर रिसर्च को करने से पहले रिसर्चर के दिमाग में कुछ ना कुछ चीज होती है, उस चीज को लेकर, ठीक है, जो वो एक सेंटेंस ड्रॉ करता है, जो एक निष्कर्ष निकालता है। दिस इज कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस इज अ स्पेसिफिक, क्लियर एंड टेस्टेबल प्रपोजिशन और प्रिडिक्शन, प्रेडिक्टिव स्टेटमेंट अबाउट द पॉसिबल आउटकम। यानी कि कहीं ना कहीं हमें रिसर्च करने से पहले चीज पता होती है कि इसका आउटकम इस तरफ जाना चाहिए, इस तरफ आना चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको बताऊंगा कि सपोज करिए मैंने कहा कि सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं, तो ये मेरी हाइपोथेसिस है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जब मैं डेटा कलेक्ट करूं तो लोग का आंसर इस तरीके से आए कि सिगरेट पीने से लंग्स खराब हुए। हो सकता है आंसर ये आए कि सिगरेट पीने से लंग्स तो खराब होते ही होते हैं, हमारी किडनी भी बेकार हो सकती है, हार्ट पे भी असर पड़ सकता है, एक चीज। दूसरा रिजल्ट ये भी निकल के आ सकता है कि सिगरेट पीने से हो सकता है ट्यूमर की क्योर ज्यादा अच्छी हो गई हो सकता है। तो रिजल्ट्स कुछ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मेरी हाइपोथेसिस क्या थी, मैं जो लेके चला था रिसर्च में, कि सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं। लेकिन रिजल्ट्स क्या निकल के आए, नहीं, लंग्स ही खराब नहीं होते हैं, बहुत सारी दिक्कतें और भी होती हैं, ठीक है, और हो सकता है नहीं भी होती हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट पीने के बावजूद भी बहुत बड़ा अच्छा हेल्दी जीवन जीते हैं, ठीक है, ऐसे भी लोग मिल सकते हैं। तो ये क्या हुआ है, ये मेरी एक परिकल्पना हुई। इसी परिकल्पना पर आपको क्या करना है, आगे रिसर्च करनी है, सैंपल कलेक्ट करना है, सैंपल डेटा को एनालाइज करना है और अपनी हाइपोथेसिस को प्रूव करना है। अगर रिसर्च ये कहती है कि सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं, इसका मतलब हाइपोथेसिस प्रूव हो गई। अगर रिजल्ट ये निकल के आते हैं नहीं, सिगरेट पीने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो गई, ठीक है।
ध्यान रखिए हाइपोथेसिस को हम दो तरीके से डिनोट करते हैं, नल हाइपोथेसिस जो आपकी एक्चुअल हाइपोथेसिस है जिसको H0 कहते हैं, और उसके जस्ट अपोजिट उसकी वाइस वर्सा होती है आपकी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस जिसको H1 से डिनोट करते हैं। अगर हाइपोथेसिस की बात, जैसे यहां पर एग्जांपल के तौर पे कहूं, मैंने कहा कि सिगरेट इज इंजूरियस फॉर हेल्थ, तो ये मेरी नल हाइपोथेसिस होगी। सिगरेट इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ, ये मेरी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होगी। हमेशा नल हाइपोथेसिस की जो अपोजिट चीज होती है वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस होती है। अब हाइपोथेसिस को हम जो बात करते हैं, हाइपोथेसिस को हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, सिंपल हाइपोथेसिस, कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, एम्पिरिकल हाइपोथेसिस, लॉजिकल हाइपोथेसिस और स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि 5 फॉर्म होती हैं, ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में पूछी जा सकती हैं, ये आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं, ये आपसे लिस्ट 1, एजर्शन 2 इसको मैच कराया जा सकता है। मुझे उम्मीद होगी कि आपको 7वां नवरत्न क्लियर हो गया होगा कि हाइपोथेसिस क्या होती है और हाइपोथेसिस क्यों बनाई जाती है। अब बात करते हैं हमारे जो 8वां नवरत्न है। 8वां नवरत्न आपने बहुत सुना होगा, फैक्टर फैक्टर फैक्टर, यानी कि फैक्टर डिपेंड कर रहा है, फैक्टर पे डिपेंड कर रही है। फैक्टोरियल एनालिसिस क्या होता है, फैक्टर क्या हो जाता है, ये भी एक वेरिएबल की तरह ही है, क्या कहना चाहिए कि वेरिएबल का ही सगा भाई है। फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल की तरह सगा भाई है, कि जैसे वेरिएबल वेरी करता है वैसे फैक्टर भी, कि इस फैक्टर पे डिपेंडेंट फैक्टर है या इंडिपेंडेंट फैक्टर है। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट होता है जब हम फैक्टर्स, जैसे सपोज करिए मैं अपने पुराने एग्जाम्पल को ही आगे दूंगा कि सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं। ठीक है, तो ये पता चला जब हमने रिसर्च करी कि जो जितने भी सिगरेट स्मोकर्स थे उन पर रिसर्च करी, तो रिसर्च में ये निकल के आया कि सिगरेट पीने से लंग्स खराब होते हैं, लेकिन लंग्स खराब गुटखा खाने से भी होते हैं, लंग्स खराब बीड़ी पीने से भी होते हैं, लंग्स खराब तंबाकू से भी होते हैं, और लंग्स खराब बिल्कुल एक्सरसाइज मत करिए, बहुत ही बिस्तर पे पड़े रहिए, उससे भी आपके लंग्स खराब होते हैं। आपके घर में ऑक्सीजन की मात्रा कम है, लंग्स खराब होते हैं। आप किसी ऐसी फैक्ट्री में काम करते हैं जहां पे फ्यूम्स और गैसियस, जो हजार्डस गैसियस हैं, उसका एनवायरनमेंट है, उससे भी लंग्स खराब होते हैं। तो ये जो चीजें जितनी भी निकल के आई, ये क्या होगा, ये वेरी करेंगी। ठीक है, और ये हम फैक्टर बना लेंगे इनको, कि रिसर्च में अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं तो वो क्वेश्चन से एक आउटकम निकल के आता है कि कौन ज्यादा इस पर डिपेंड कर रहा है और कौन कम डिपेंड करता है। क्लियर हो गया। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर को जब भी होता है, तो जब हम देखते हैं कि एक से ज्यादा फैक्टर इस चीज पर डिपेंड कर रहा है, तो उसका फिर ट्रीटमेंट करा जाता है स्टैटिस्टिकल टूल के हिसाब से। वो हमें देखा जाता है कि भाई किसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी बन रही है और किसकी कम प्रोबेबिलिटी बन रही है, यानी कि डायरेक्ट मैं कहूं कि इंटरफेयर कौन कर रहा है और इंटरफेयर कौन नहीं कर रहा है। क्लियर हो गया कि फैक्टर क्या है, वेरिएबल का ही एक सगा भाई है, और दोनों एक जैसा असर दिखाते हैं। जैसे ये भी बदलता रहता है, इसका भी स्वभाव बदलता रहता है, कोई स्थिर नहीं रहता स्वभाव। और इसीलिए हम फैक्टोरियल एनालिसिस करते हैं, कि फैक्टोरियल एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि ये फैक्टर कितना ज्यादा डिपेंड कर रहा है इस पर, या ये रिसर्च कितनी इस फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। अब हम नवे रत्न की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नवा रत्न है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, लिटरेचर। बिना लिटरेचर के स्टडी करे हुए कोई भी रिसर्च हम नहीं कर सकते, ध्यान रखिएगा। लिटरेचर क्या होता है, इट्स एन एनीबॉडी और कलेक्शन ऑफ रिटन वर्क। रिटन वर्क को कलेक्ट करना, या किसी बंदे ने उस पर रिसर्च कर रखी है, उसकी बात को लेकर आगे बढ़ना। इससे होता क्या है, लिटरेचर रिव्यू क्यों किया जाता है व्यूअर्स, मैं आपको बता दूं, लिटरेचर रिव्यू हम गैप पता करने के लिए करते हैं कि अभी तक कितना काम हो चुका है और कहां काम नहीं हुआ है। तो जहां काम नहीं हुआ है वहां हमें उस चीज को रिव्यू करने के बाद पता चल जाती है, और साथ ही साथ हमें यह भी पता चलता है कि फला फला बंदा अपनी रिसर्च को लेकर किस तरीके से इस डायरेक्शन और कंक्लूजन तक पहुंचा था, तो हमें एक आइडिया लग जाता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जोर दिया जाता है कि लिटरेचर रिव्यू करना मस्ट है, ताकि आपको नेशनल इंटरनेशनल सारी चीजें पता चल जाएं कि ग्लोबली इस टॉपिक पर, इस क्षेत्र में कितना काम हो चुका है। यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि लिटरेचर इज अवेलेबल रिसर्च वर्क दैट कैन बी कंसिडर टुवर्ड्स फिलिंग द गैप। हम बहुत ज्यादा जोर देते हैं कि गैप फिल करने के लिए लिटरेचर रिव्यू करिए करिए करिए, मस्ट है। और लिटरेचर रिव्यू करने का एक तरीका है, आने वाली वीडियोस में बहुत जल्दी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लिटरेचर को रिव्यू करा जाए। तो ये हमारा नवा रत्न था, इंपॉर्टेंट था। एक बार मैं फिर फटाफट एक रैपिड रिवाइज करा दूं आपको तेजी से, कि सबसे पहला रत्न था हमारा वेरिएबल रिसर्च का,
जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा रत्न था हमारा रिसर्च डिजाइन, तीसरा रत्न था सैंपल, चौथा था सैम्पलिंग स्ट्रेटेजी, फिर था डेटा कलेक्शन, फिर पांचवा था डेटा, छठा था डेटा एनालिसिस, सातवां था हाइपोथेसिस, उसके बाद आठवां था फैक्टर, और नवा रत्न था हमारा लास्ट बट नॉट लीस्ट लिटरेचर एंड लिटरेचर रिव्यू। इसके अलावा कुछ चीजें और मैं बता दूं कि जैसे हाइपोथेसिस समझाने के लिए, क्योंकि हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव पर आपके रिसर्च बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर हाइपोथेसिस और ऑब्जेक्टिव आपके क्लियर नहीं है तो कभी भी आप सही रिजल्ट की तरफ नहीं बढ़ सकते। तो एक टॉपिक जैसे मैंने लिया हुआ है यहाँ पर कि देयर इज इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। ये मानना है, जो रिसर्च का टॉपिक है उससे रिलेटेड हमारी हाइपोथेसिस है कि सोशल नेटवर्किंग का यूज जो है मेंटल और फिजिकल हेल्थ को अफेक्ट करता है। ये मेरा मानना है, हो सकता है गलत हो। तो यानी कि मैं इस डायरेक्शन को लेकर आगे बढ़ रहा हूं अपनी रिसर्च में। तो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस मेरी ऑटोमेटिकली बन जाएगी, देयर इज नो यूज, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ यूज ऑफ सोशल नेटवर्किंग साइट ऑन मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। अब पब्लिक ये तय करेगी, रेस्पोंडेंट्स ये तय करेंगे, रिसर्च ये तय करेगी, एनालिसिस ये तय करेगी कि पहली हाइपोथेसिस मेरी प्रूव होती है या सेकंड हाइपोथेसिस मेरी प्रूव होती है, यानी कि नल हाइपोथेसिस रहती है या ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस रहती है। ये मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए, समझाने के लिए आपको यहाँ दे दिया। अब थोड़ी आगे की बात करते हैं कि ऑब्जेक्टिव और हाइपोथेसिस क्या चीज होती है। हमेशा ध्यान रखिए कि ऑब्जेक्टिव आप क्लियर रखेंगे, उद्देश्य, तभी आप मंजिल तक पहुंच पाएंगे। उद्देश्य क्लियर होगा तभी आप परिकल्पना भी कर पाएंगे। जब उद्देश्य क्लियर होगा तभी आप परिकल्पना भी कर पाएंगे कि मुझे मंजिल तक कैसे पहुंचना है। यानी कि उद्देश्य सबसे पहले बनाने वाली चीज है, उसके बाद फिर हाइपोथेसिस डिजाइन होती है, फिर रिसर्च का काम आगे बढ़ता है। अब उद्देश्य का एग्जाम्पल मैंने दिया हुआ है यहाँ पर। जैसे हाइपोथेसिस मैंने अभी आपको बताई कि दो हाइपोथेसिस ऑल्टरनेट और नल कैसे बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव जैसे उसी टॉपिक को आगे बढ़ाया है मैंने, टू एनालाइज। उद्देश्य क्या है हमारा? टू एनालाइज द इंटरनेट एंड सोशल नेटवर्किंग मीडिया। हमें इंटरनेट को एनालिसिस करनी है, सोशल नेटवर्किंग मीडिया की एनालिसिस करनी है, उसके यूसेज की एनालिसिस करनी है, कितना बार बार यूज हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी एनालिसिस करनी है, और हर बार यूज करने में बंदा कितना टाइम स्पेंड कर रहा है। तो ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि तीनों चीजें अलग अलग होकर भी एक चीज है, यानी कि सोशल नेटवर्किंग मीडिया एक चीज है, इंटरनेट एक चीज है। ठीक है, तो मेरा उद्देश्य क्या होगा? पहले मैं इंटरनेट को देखूंगा। इंटरनेट पे जरूरी नहीं है कि बंदा खोल के दिन भर सोशल नेटवर्किंग ही कर रहा हो, और कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो सोशल नेटवर्किंग मीडिया हो गया। फिर क्या होगा? सोशल नेटवर्किंग अगर कर रहा है तो कितना देर कर रहा है और कितनी फ्रिक्वेंटली कर रहा है। कई लोगों को आदत होती है कि हर 10 मिनट में मोबाइल देखना, व्हाट्सएप देखना, आपका फेसबुक देखना, ट्विटर देखना, तो ये फ्रिक्वेंसी तय करता है। और हर फ्रिक्वेंसी में उसने कितना समय बिताया ये तय करता है। ठीक है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव जैसे मैंने बनाया इसमें, टू एनालाइज द आफ्टर इफेक्ट, यानी कि अगर वो बार बार यूज कर रहा है, ठीक है, बहुत देर तक यूज कर रहा है, और सिर्फ इंटरनेट पे सोशल मीडिया यूज कर रहा है, तो उसका आफ्टर इफेक्ट क्या होगा? आफ्टर इफेक्ट का मतलब कि जब ये सब नहीं कर रहा था और जब ये कर रहा था, तो उसकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ में कितना फर्क आया। ठीक है, कितना फर्क आया। एक्सेस यूजर्स ऑफ सोशल नेटवर्किंग मीडिया, इससे हमें पता चल जाएगा कि सोशल नेटवर्किंग मीडिया अगर हम 2 मिनट यूज करते हैं, दिन में 5 बार यूज करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। अगर हम 20-20 मिनट हम दिन भर में 25 बार यूज करते हैं, तो उसका क्या इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से हमारा उद्देश्य क्लियर हो गया है। इस उद्देश्य में मैंने बता दिया यहाँ पर कि सोशल नेटवर्किंग मीडिया क्या चीज है, इंटरनेट क्या चीज है, यूसेज कितना हो गया, फ्रिक्वेंसी कितनी हो गई, टाइम स्पेंड कितना हो गया। इससे हमें चीजें यहां पर क्लियर हो गई कि हमारा किस दिशा में हमें अपनी हाइपोथेसिस को लेकर बढ़ना है। अब ये मेरे जब उद्देश्य आए तो उस उद्देश्य से क्लियर हो गया कि मेरी हाइपोथेसिस क्या होगी कि मेंटल और फिजिकल हेल्थ को इफेक्ट करेगी और या नहीं करेगी। उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरीके से सिंपल वर्डिंग्स में समझा दिया, समझ आ गया होगा आपको। अब अगली इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होती है, लिमिटेशंस। हर रिसर्च की, हर रिसर्चर की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। ऐसी कोई रिसर्च नहीं है जिसकी लिमिटेशंस ना हो, क्योंकि जब तक लिमिटेशंस नहीं होगी तब तक दोबारा रिसर्च का या उस गैप को फिल करने का मौका किसी को नहीं मिलेगा। तो हमेशा ध्यान रखिए कि हर रिसर्च की, हर रिसर्चर की कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं जब वो कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा होता है। तो ये मेन मैंने लिमिटेशंस लिखी हैं। लिमिटेशंस आर द बैरियर इन रिसर्च, यानी कि कुछ ऐसे बैरियर्स हमारे सामने आते हैं। जैसे बैरियर आ सकता है कि रेट ऑफ मे अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट, लो रेस्पॉन्स रेट। 150 आपने भेजे, 150 में से आपके 120 ही वापस आए, यानी कि लो रेस्पॉन्स रेट। आपके 100 वापस आए,
और कम रेस्पॉन्स रेट, आपके 50 वापस आए, बहुत कम रेस्पॉन्स रेट। तो ये क्या हो गया, ये एक वेरियर होता है, और ऐसा सबके साथ होता है कि लो रेस्पॉन्स रेट में हैव अफेक्टेड द एक्यूरेसी ऑफ रिजल्ट्स। अब अगला क्या होता है कि डिफरेंस बिटवीन रेस्पोंडेंट एंड नॉन रेस्पोंडेंट। कई बार हमने क्या करा कि ऐसी जगह भेज दिया कि जो तो एक्चुअल है, और कई जगह ऐसी जगह भेज दिया जो हमारा रेस्पोंडेंट हो ही नहीं सकता। अब फॉर एन एग्जांपल, मैं लॉरियल शैम्पू के लिए अगर सर्वे कर रहा हूं कि आपका कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन टुवर्ड्स लॉरियल शैम्पू, तो लॉरियल शैम्पू के लिए बेहतर रहेगा कि मैं एक पूरा पॉपुलेशन को स्टडी करूं और पॉपुलेशन को सब कैटेगराइज करके स्टडी करूं, तो सही रिजल्ट्स निकल के आएंगे। अब फॉर एन एग्जाम्पल, मैंने लॉरियल शैम्पू का क्वेश्चनर दे दिया एक महिला को, एक लड़की को जो कि 20 साल की है, एक महिला है बुजुर्ग, ठीक है, और एक महिला है जो कि 30 से 40 साल की है। तो ये तो मेरे रेस्पोंडेंट हो गए, क्योंकि वो महिलाएं हैं, शैम्पू का यूज करती होंगी, जाहिर सी बात है, तो वो रेस्पोंडेंट हो गए। अब मैंने एक जो क्वेश्चनर था, ये बांटते बांटते मैंने दे दिया बच्चों को, मैंने दे दिया रिक्शा चलाने वालों को, मैंने दे दिया दुकान पे काम करने वालों को, मैंने दे दिया टेम्पू चलाने वालों को। तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे नॉन रिस्पोंडेंट नहीं है, और यहीं से क्या होगा कि जो रिजल्ट्स हम कलेक्ट करेंगे, जब एनालिसिस करेंगे, यही चीजें आगे जाकर हमारे रिजल्ट्स में दिक्कत पैदा करेंगी। क्लियर हो गया कि दूसरी हमारी सबसे बड़ी लिमिटेशंस क्या होती है, रेस्पोंडेंट्स और नॉन रेस्पोंडेंट्स। पहली हमारी थी लो रेस्पॉन्स रेट, दूसरी थी रेस्पोंडेंट और नॉन रेस्पोंडेंट। मैं ऐसी चीजों के लिए सलाह देता हूं कि ऐसे जब कोडिंग हम करते हैं, तो कोडिंग में इन सारे नॉन रेस्पोंडेंट्स को रिजेक्शन में डाल देना चाहिए, ताकि हमारी प्योर एन की वैल्यू निकल कर आ जाए। इससे कोई मतलब नहीं है कि एन की वैल्यू घट रही है, बढ़ रही है। अगर घट रही है तो बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है, और बढ़ रही है तो बहुत अच्छी बात है। अगला पॉइंट है सेल्फ रिपोर्टेड मूड। देखिए, रेस्पोंडेंट का भी कोई जरूरी नहीं है कि वो आपके आंसर सही सही दे, मूड के ऊपर डिपेंड करता है। कई बार मूड अच्छा है, कई बार मूड बेकार है। तो उसी तरीके से जैसे आपका किसी चीज को खाने का मन नहीं होता, कभी कभी पढ़ने का मन नहीं होता, उसी तरीके से सही जवाब देने का हमारा इस समय मूड नहीं है। तो ये भी क्या होगा, ये मेरी एक लिमिटेशंस हो जाती है, ठीक है ना। ओवर रिपोर्टेड कर दी, अंडर रिपोर्टेड कर दी, ये बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो हमारा बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा पैरामीटर है, एक लिमिटेशंस है, एक बैरियर है रिसर्च के कंक्लूजन की तरफ। ये तीन इंपॉर्टेंट हमारे बैरियर्स थे। चौथा इंपॉर्टेंट बैरियर है द रिसर्च स्टडी फाइंडिंग्स आर लिमिटेड टू बरेली। हमने क्या करा, फाइंडिंग्स जो थी लॉरियल शैम्पू का टॉपिक जो मैंने था, वो सिर्फ बरेली रीजन में करा, या लखनऊ में करा, या सिर्फ हमने दिल्ली के किसी एरिया में करा, और मैंने कंक्लूजन में लिख दिया कि साहब लोग सेटिस्फाइड हैं या डिससेटिस्फाइड हैं। ये चीज भी एक बहुत बड़ा लिमिटेशन होता है, ठीक है। तो हमेशा क्या होना चाहिए कि एक वाइड एरिया लेके चलना चाहिए, एक हमारी लिमिटेशंस को कम से कम करना चाहिए। अब क्या होगा, लिमिटेशंस को कोई ना कोई आपने कम नहीं करा है तो दूसरा कम करेगा, जो दूसरा कम करेगा वो इसको करेगा डीलिमिट, वो इसको करेगा डीलिमिट। और डीलिमिट ही क्या करेगा कि फर्दर स्टडी टू डीलिमिट द प्रीवियस रिसर्च, दिस इज कॉल्ड डीलिमिटेशंस, दिस इज कॉल्ड डीलिमिटेशंस, यानी कि फर्दर स्टडी टू डीलिमिट द प्रीवियस रिसर्च, उसकी डीलिमिटेशंस हो गई। और उसके बाद यहीं से गैप पता चल गया कि साहब लॉरियल शैम्पू को सिर्फ इतने से छोटे से एरिया में एक पर्टिकुलर नॉन रिस्पोंडेंट से भरवा लिया गया था, और उस टॉपिक के फिर आगे काम किया जा सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको नवरत्न और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे ये समझ आ गए होंगे। मैं बहुत जल्दी आपके लिए कुछ और नया लेके आता रहूंगा जो कि इम्पोर्टेंट है हमारे यूपीएससी एग्जाम जो मैनेजमेंट और कॉमर्स से तैयार कर रहे हैं, हमारे एनटीए यूजीसी नेट के लिए, और जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के लिए लोग तैयार करते हैं। और जाने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि आप फॉलो करिए माई ई क्लासेस को। आप यूट्यूब पे हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं माई ई क्लासेस को, आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं माई क्लासेस को, आप टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं माई क्लासेस को। साथ ही आप अपने क्वेश्चंस, आप अपने कमेंट्स मेरे व्हाट्सएप नंबर पे डाल सकते हैं 7817000078। दोस्तों, मोटिवेट रहिए, मोटिवेट करते रहिए, और एजुकेशन का फायदा तब है जब इस एजुकेशन को आप आगे बढ़ाते रहें। तो गुजारिश करूंगा इस वीडियो को आप देखिए, देखने के बाद लोगों तक शेयर करिए, स्पेशली उन लोगों तक जो अपना पहला रिसर्च पेपर लिखने जा रहे हैं, जो लोग अपना कि पीएचडी के लिए तैयारी कर रहे हैं या कोर्स वर्क करने जा रहे हैं, या वो लोग जो कि रिसर्च एप्टीट्यूड की तैयारी कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। उम्मीद करूंगा कि आप मुझे बहुत जल्दी फॉलो करेंगे।
आप इसको सही से समझेंगे और उन लोगों तक शेयर करेंगे जिनको इनकी जरूरत है। मैं बहुत जल्दी फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जाने से पहले मैं आपको अपने जो पेज है इसकी एक झलक दिखाना चाहता हूं, ताकि आप उसको पहचान कर उसको फॉलो कर पाए। दोस्तों, जैसा आप देख सकते हैं, ये मेरा माई ई क्लासेस का फेसबुक पेज है। यहाँ पर भी आप ने देखा होगा कि यहाँ यूट्यूब का भी इंफॉर्मेशन मिली हुई है। यहाँ पर अनअकैडमी पर आप डॉक्टर प्रबोध गौड़ को फॉलो कर सकते हैं, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7817000078। अब मैं आपको अपना यूट्यूब चैनल का भी दिखा, ये आप देख सकते हैं, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल में आपको बहुत सारी कॉमर्स से, मैनेजमेंट से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। कई सारे ऐसे टॉपिक्स जो टफ होते हैं, एग्जाम में समझने में आसानी नहीं होती, वो टॉपिक्स की वीडियो मिल जाएंगी, और बहुत सारा मटेरियल आपको लगातार मिलता रहेगा। तो इसी निवेदन के साथ मैं आज के लिए विदा लेता हूं, और इस उम्मीद के साथ कि आप शिक्षा लेते रहेंगे और शिक्षा का प्रचार करते रहेंगे और प्रसार करते रहेंगे, क्योंकि जितना शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे उतनी ही शिक्षा आगे बढ़ेगी। और ज्ञान ऐसी चीज है जो कभी ना खत्म होती है, ज्ञान बांटने से हमेशा बढ़ता है। चलिए, इस उम्मीद के साथ कल फिर मिलते हैं, हम किसी नए मुद्दे पर बात करते हैं और किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।